वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और आज हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसका कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं जो आपके इस चैप्टर में यूज होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। एज ए नेम सजेस्ट इट सेल्फ, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी होती हो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही हो। ओके, जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा हो, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज केमिकल एनर्जी का। ओके, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी का आपस में कन्वर्जन हो रहा हो और एक दूसरे का ट्रांसफरेंस मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इन दोनों का जो ट्रांसफरेंस वो एक दूसरे में हो। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को की स्टडी को करना ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ऐसे आप कई सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम जानते हैं जिसमें ये प्रोसेस होती है। जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में सुना होगा कभी, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में सुना होगा आपने। अगर नहीं सुना तो इस चैप्टर हम इनको डील करेंगे साथ में। ओके, तो आप ही समझ चुके हैं कि इन दोनों के बीच की जो स्टडी होती है, इन दोनों एनर्जीज के और इन दोनों की एनर्जी के एक दूसरे में ट्रांसफरेंस, इनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टडी कहते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जरूर दिखाएगा। ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये जरूर दिखाएगा। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और वो बिहेव करेगा एज अ कंडक्टर। किसी की तरह बिहेव करेगा, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और हम जानते हैं कंडक्टर होते क्या हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। ओके, तो कंडक्टर के भी दो रूप पाए जाते हैं। ओके बेटा, पहला होता है इसका मेटेलिक कंडक्टर्स। ओके, और दूसरा होता है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको नाम दिया जाता है। तो कंडक्टर्स दो प्रकार से हो सकते हैं। देखिए, कंडक्टर आपने जाना क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज को अलाउ करते हैं अपने थ्रू, उसे हम कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, और ऐसे जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पैसेज नहीं करा पाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहेंगे। तो इंसुलेटर के बारे में हमें तो पढ़ना है नहीं, हमें कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, या उनको हम नॉन कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। कंडक्टर में दो कैटेगरी आती है, एक होती है मेटल की और एक होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी। मेटेलिक कंडक्टर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ये मेटल्स के सरफेसेस में होता है ये जो फिनोमेना होता है। और मेटल के सरफेस में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जब पैसेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी अगर मेटेलिक सरफेस से, तो वो क्या होगा, उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंजेस। इसमें कोई ऐसा केमिकल चेंज बदलाव नहीं आएगा जब मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी। लेकिन यही चीज अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं मेटल्स का मतलब हो गया सॉलिड में ज्यादा कंडीशन होती है। जब कभी सॉलिड स्टेट की बात की जाएगी कि इलेक्ट्रिसिटी का या फिर कंडक्शन किस में हो रहा है, तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो होगा उस दौरान जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो एटम्स होंगे वो केमिकल चेंजेस के बदलाव में नहीं जाएंगे। इसका मतलब ए ही रहेगा, ए एलिमेंट ए ही रहेगा, या फिर इसके और छोटे टुकड़ों में ये विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया केमिकल चेंजेस का मतलब। ओके, तो इसमें ये ऐसा कोई केमिकल चेंज या केमिकल बदलाव नहीं आएगा मेटल्स के केस में। ओके, ऐसा क्यों होता है कि इसमें बिना कंपोज और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का इसका कारण है, बिकॉज क्यों हो सकता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, मेटेलिक कंडक्टर्स में जो मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। यदि हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें क्या पता चलता है कि ये एक प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और हमेशा ये सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में मॉल्टन स्टेट की अगर हम बात करेंगे या कोई सॉल्यूशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में जो केमिकल्स जितने भी आपके, अगर एक कोई आपके पास कंपाउंड है उसको आपने डिसॉल्व किया है, सॉल्यूशन बनाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अंडर गोइंग केमिकल चेंजेस मीन्स इसमें केमिकल बदलाव होता है, इट अंडरगोज केमिकल चेंजेस, और जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शुरू हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस।
ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। आप जानते हैं आयंस के मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है। तो इस वजह से मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स कहलाते हैं। बिसाइड्स कि इसमें सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होता है, और अगर आप बात करें मोल्टन स्टेट की या सॉल्यूशन स्टेट की, तो उसमें आयंस के मूवमेंट की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। इसी तरह से आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को दो अलग कैटेगरीज में और डिवाइड किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की दो और कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा, और एक कैटेगरी होती है जिसे हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अंतर क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप क्या समझे कि आपके पास एक बीकर है, उसमें आपके पास ए सॉल्वेंट पड़ा है, आपने उसमें बी डालने की कोशिश की। यदि बी के आपने 10 मोल डाले हैं तो 10 के 10 मोल अगर यहां आपको मिलते हैं, मीन्स 10 के 10 मोल आपके डिकम्पोज हो जाते हैं, अच्छे से आयनाइज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन। ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको डिसॉल्व करने के बाद उनका आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाए उस सॉल्यूशन में, उस एक्वस सॉल्यूशन में, वो कंप्लीटली टूट जाए। ओके, इसमें एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे एसिड्स में HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये एसिड की बात करते हैं। ओके, और अगर हम बात करते हैं किसी बेस में, तो जैसे NaOH हो गया, ओके, या KOH हो गया, ये बेस का एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने। और अगर सॉल्ट्स की बात करते हैं तो जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया। ओके, जैसे आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, या फिर आप CH3CONH4 अमोनियम एसिटेट ले सकते हैं। ये आपके सॉल्ट में एग्जांपल आ गए, एसिड का एग्जांपल, बेस का एग्जांपल और सॉल्ट का एग्जांपल। किसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं इन मोल्टन स्टेट विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। और ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट आयनाइजेशन शो करता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे कहते हैं? ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट आयनाइजेशन शो नहीं करते हैं। ओके, इसका मतलब यह हम कह सकते हैं कि दे आयनाइज टू स्मॉलर एक्सटेंट, थोड़े देर के लिए या कुछ ही मॉलिक्यूल्स इसके क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन में आयनाइज हो सकते हैं, और जिसकी वजह से इनका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है कैसा हो जाता है? लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? आपने सॉल्यूशन चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था। तो आप जानते हैं आयनाइजेशन का मतलब होता है यदि किसी सॉल्यूशन में, जैसे आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है ए, उसमें आप अगर NaCl डालते हैं तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट सके अच्छे से, तो इसका मतलब आयनाइजेशन हो चुका है। यदि इसमें दो एटम से मिलकर यह कंपाउंड बना हुआ है तो दो इसको इंडिविजुअल आयन का फॉर्मेशन भी हुआ है, इसका मतलब ये कंप्लीट आयनाइज हो चुका है। तो ये एग्जांपल हम आसानी से कहाँ पढ़ सकते हैं? आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस के लिए भी पढ़ सकते हैं। लेकिन लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मतलब यह हो गया कि वो कंप्लीट आयनाइजेशन शो नहीं करता है। इसका मतलब इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल जितने भी एटम से मिलकर बना हुआ है, जितने इंडिविजुअल आयंस इसको प्रोड्यूस करने चाहिए उतने इंडिविजुअल आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इस वजह से इसका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो जाता है वो कैसा हो जाता है? लो डिग्री का आयनाइजेशन हो जाता है। ओके, NaCl का एग्जांपल मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेस पर समझाने की कोशिश की थी। आप इसी के द्वारा लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का कंपैरिजन आसानी से कर सकते हैं। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जांपल्स में आपके जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर एसिटिक एसिड हो गया, वीक एसिड्स जो होते हैं CH3COH हो गया, या आपके बेस हो गया NH4OH और CH3COH आपका वीक एसिड हो गया। वीक बेस एंड वीक एसिड आ जाते हैं इसमें, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस कहलाते हैं। ओके, जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का ना, ये डायल्यूशन के साथ साथ क्या करता है? इंक्रीज करता रहता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की किस चीज़ की बात कर रहे थे अभी हम लोग कह रहे थे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डायल्यूशन के साथ साथ क्या करेगा? बढ़ता ही रहेगा। इट इंक्रीजेस विद द डायल्यूशन, और जब डायल्यूशन के साथ लगातार बढ़ेगा तो एक इनफाइनाइट डायल्यूशन आएगा। इनफाइनाइट डायल्यूशन का मतलब हो गया अनंत डायल्यूशन, और उस वक्त पे ये जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो कैसी हो जाएगी? यूनिटी को अप्रोच कर लेगी, यूनिटी। ओके,
इसका मतलब ये हो गया कि आयनाइजेशन जब हम करते हैं किसी भी सॉल्ट का या किसी भी बेस या एसिड का, तो उस वक्त हमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अगर डील करना होता है, मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट के को की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को अगर आपको बढ़ानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका डायल्यूशन प्रोसेस कर सकते हैं। और एक इनफाइनाइट डायल्यूशन में उसकी वैल्यू कहाँ पहुंच हो जाती है, यूनिटी को अप्रोच कर लेती है। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है आपका इनफाइनाइट डायल्यूशन करने पर यूनिटी को अप्रोच करने का कंसेप्ट, इसको हम बाद में इलेबोरेट करके वहाँ पढ़ेंगे, आगे चलकर कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पूरा खोलकर अच्छे से आपको समझाया जाएगा। अभी आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि विद द इंक्रीज इन डायल्यूशन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस। ओके, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब एक होते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है थ्रू मोल्टन स्टेट। ओके, ऐसे आप समझ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है आपकी किसी भी मेटल की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चाहे वो आपका कोई एक मेटेलिक सरफेस हो, मेटल हो, ओके, चाहे आपका कोई वो सॉल्यूशन हो, मीन्स वो आपका इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों ना हो, तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मेटल की बात कही है, मेटेलिक क्रिस्टल की बात कही है, मीन्स मेटेलिक कंडक्टर, और इस तरीके से सॉल्यूशन बोला गया तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की गई है। इन दोनों की कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है और किसका असर पड़ता है? कंडक्टिविटी का मतलब दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकेगी, लेकिन कंडक्टिविटी मीन्स क्या, कंडक्टिविटी का में असर जो होगा, मीन्स अगर ये सॉल्यूशन इतनी अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास करा रहा है, तो वो उसकी अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को डिक्रीज या इंक्रीज किन फैक्टर्स के द्वारा किया जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो कंडक्टिविटी होती है उस पे किन किन का असर पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ने वाले हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन के बारे में। देखिए होता क्या है, एक्चुअली आपको इलेक्ट्रोलाइट बोला गया है, तो इसका मतलब आपके पास एक बीकर है, उसमें आपके पास सॉल्यूशंस हैं, मीन्स आपने बाहर से बी डाले थे और ए पहले से प्रेजेंट था, आपने लिक्विड सॉल्यूशन तैयार किया है। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है, जो भी आप ऐड करना चाहते हैं बाहर से, आपने क्या ऐड किया था, सॉल्यूट, तो आप जानते हैं सॉल्यूट बी से इंडिकेट किया गया है, मीन्स सॉल्यूट और सॉल्यूट का इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा, अगर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन बोलेंगे इसको, बीबी इंटरेक्शन का मतलब, ओके, मीन्स जो सॉल्यूट पार्टिकल्स बाहर से डाले जा रहे हैं उनके बीच का इंटरेक्शन ज्यादा है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो आयन हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें अगर सोडियम और क्लोराइड के बीच का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में नहीं टूट सकेगा, इसका मतलब वो आयन सब फ्री नहीं हो सकेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि उनका जो मूवमेंट ऑफ आयन्स होगा वो भी उतना ही कम होगा, और जब मूवमेंट ऑफ आयन उतना ही क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकेगा, या जितनी इलेक्ट्रिसिटी पहले वो पास कर रहा था अब वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास आउट नहीं होगी। ओके, इसी तरीके से जो दूसरा इफेक्ट पड़ता है वो है आपका सॉल्वेशन का, आयंस के सॉल्वेशन का, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। देखिए होता क्या है, सॉल्वेशन का मतलब क्या है उसको समझिए। आपके पास एक बीकर है, आपने बाहर से बी के पार्टिकल डालने की कोशिश की ए में, ओके, जब ये बी है आपका सॉल्यूट पार्टिकल और ए है आपका सॉल्वेंट पार्टिकल, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, मीन्स इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शंस होने शुरू हो जाएंगे। जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होंगे तो इंटरेक्शन होने की वजह से इन दोनों का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इसका अंदर हम कह सकते हैं सॉल्यूट का मतलब हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब हो गया ए और बी का इंटरेक्शन की बात हम कर रहे हैं। अगर ए और बी के इंटरेक्शन की बात करते हैं और ए और बी का इंटरेक्शन जितना ज्यादा हो जाएगा तो उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, सिंपल सी बात है। इसका मतलब ए और बी जितने ज़्यादा घुलने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ही कम क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होगा तब भी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, उस सॉल्यूशन की डिक्रीज हो जाएगी। इस टॉपिक से हमें ये समझ में आया। तीसरा जो फैक्टर है वो है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी। किसकी विस्कोसिटी? जाहिर सी बात है सॉल्वेंट की विस्कोसिटी। सॉल्वेंट की विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ? आपके पास एक बीकर है, आपके पास इसमें ए पड़ा हुआ है जिसको हम सॉल्वेंट कह रहे हैं, और इसमें कई सारे ए पार्टिकल्स होंगे। अब ये जो ए पार्टिकल्स होंगे, अगर ए और ए पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, मतलब ए और ए के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो अगर मजबूत होगा बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब वो जो लेयर्स होंगी या जो पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो फ्री नहीं होगा। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे और उनका मूवमेंट नहीं हो सकेगा। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स जब रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो इस वजह से क्या होगा कि उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो उतना ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करेगा। तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट मीन्स सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेशन आयंस मीन्स सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस, इंटर आयनिक अट्रैक्शन मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। ये तीन टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। ओके, और लास्ट जो इफेक्ट पड़ता है वो होता है आपका टेम्परेचर का इफेक्ट। देखिए टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? आप जानते हैं यदि ऊपर की कोई भी कंडीशन आपको मिल जाए, जैसे यही वाली कंडीशन ले लेते हैं, विस्कोसिटी वाली कंडीशन लेते हैं, जिसमें ए और ए के जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मीन्स इसका इनका इंट्रैक्शन ए और बी की तुलना में ज़्यादा इंट्रैक्शन है, जिस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर इनकी जो दो लेयर्स के बीच की जो इनकी फ्रीडम है वो क्या हो गई है? रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है। मीन्स आयंस या पार्टिकल्स जो होंगे वो मूवमेंट अच्छे से शो नहीं करेंगे इस जगह पे। तो इनके मूवमेंट को शो करने के लिए अगर हम इसको हीट कर दें, मीन्स इसका टेम्परेचर राइज कर दें, हीट कर दें, तो धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स होंगे इनको क्या करने लगेंगे? इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। इन पार्टिकल्स के साथ एक एनर्जी हमेशा एसोसिएटेड रहती है, उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं उस पार्टिकल की। और जब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो अपनी जगह पर ये रैंडम मोशन शो करना शुरू करेगा, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ये मोशन शो करते हुए ये जो पार्टिकल्स होंगे अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने लगेंगे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की ओर को। और इस वजह से क्या होगा? आयंस जो होंगे धीरे धीरे जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होने लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होने लगेगा? ओवरकम होने लगेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगा तो इसकी वजह से ए और ए के बीच का जो इंट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो हम जानते हैं इसके रिवर्स में इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, मीन्स आयंस का मूवमेंट ज़्यादा होगा। जब आयंस का मूवमेंट ज़्यादा होने लगेगा तो आयंस जितनी तेजी से आयंस मूव करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू हो जाएगी। इसकी मतलब इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। जब सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का जो पार्टिकल्स का जो इंटरेक्शन है वो अगर ओवरकम करेंगे, मीन्स इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है वो डिक्रीज हो गए, तो ये इंक्रीज होगी कंडक्टिविटी। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में होते हैं। आज का जो टॉपिक है यही एंड करते हैं। आज हम लोगों ने कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में पढ़ा, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने समझने की कोशिश की, उसके रीजन समझे हमने। ये सारे रीजन जो होंगे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक बेस आपको बनाएंगी, और जिस वजह से आपको चैप्टर ज़्यादा ईजी लगेगा। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।